Now, after the discussion of Pauli exclusion principle, today I'm going to discuss about shape of the orbitals. Means what is the imaginary boundary surface or boundary diagram for each orbital. Let us first talk about the shape of s orbital. S orbital is a part of s subshell, यानी कि s orbital s subshell का हिस्सा है और for s subshell L value is 0 and m value is also 0. और ये एक ऐसी सबशेल है s orbital in the s subshell is having spherical shape, means it was been observed with the spectroscopy information कि it is having the spherical shape. spherical shape है और न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है. न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होने की वजह से the electron density in this orbital is maximum, means 90 to 95% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होती है क्योंकि न्यूक्लियस के क्लोज है. बट एज the s orbital is the part of s subshell of any shell, यानी कि s ऑर्बिटल हर शेल का हिस्सा है 1s से लेके 2s 3s एंड सो ऑन. लेकिन जैसे जैसे ये s ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस. एंड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी पता चला था कि जैसे जैसे s ऑर्बिटल अपने रिस्पेक्टिव शेल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डिक्रीज होती जाती है. और एक रीजन ऐसा भी दिखाई देता है while moving from one shell to other shell या while moving from one s orbital of one shell to the other s orbital of other shell. एक ऐसा रीजन आता है जहां probability of electron density becomes zero, and this region in an shell in a atom where probability of electron density is zero is considered to be nodal region. क्योंकि 1s न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो नहीं है, लेकिन 1s से 2s जाने में 2s से 3s जाने में हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होने की प्रोबेबिलिटी है. और ये कैसे पता करेंगे? द नोडल रीजन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला n-1. तो अगर हम फर्स्ट सबशेल की बात करें तो फर्स्ट सबशेल के s ऑर्बिटल में कितने नोडल रीजन होंगे? 1 - 1 यानी कि 0. सेकेंड सबशेल के s ऑर्बिटल में सेकेंड शेल के s ऑर्बिटल में कितने नोडल रीजन होंगे? 2 - 1 यानी कि 1, क्योंकि n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल को. थर्ड शेल के s ऑर्बिटल में कितने नोडल रीजन होंगे? तो 3 - 1 यानी कि 2. तो इस तरीके से हर सबशेल के हम नोडल रीजन कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसका स्फेरिकल शेप होने की वजह से यहाँ पर ओरिएंटेशन ओनली वन है बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप, और कोई यहाँ पे डायरेक्शनल ओरिएंटेशन नहीं है. Now coming to the another orbital, that is p orbital. So according to spectroscopy observation यानी कि वेव मैग्नेटिज्म या वेव फंक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से हमें पता लगता है कि जो p सबशेल है, p subshell is having 3 p orbitals, and for p subshell L value is 1. और इस p के लिए इस p subshell के लिए L value 1 है, लेकिन m के 3 solutions है, -1, 0 और +1. That is why p subshell is having 3 p orbitals. और स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से ये पता चला कि ये जो p सबशेल है इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसका शेप जो है वो डम्बल शेप है. दिस इज x, y and z axis representing the orientation, and the shape of the p orbital is dumbbell shape. This way, डम्बल शेप. ये भी हम कोई विदाउट एन एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू. जब p ऑर्बिटल को ऑब्जर्व किया गया तो इस तरीके से इसका शेप नजर आया, डम्बल शेप. दिस इज द जनरल शेप ऑफ द p ऑर्बिटल. और p ऑर्बिटल 3 है तो तीनों का ओरिएंटेशन अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू 3 कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z. x एक्सिस के अलोंग जो p ऑर्बिटल है वो px, उसी तरीके से y के जो अलोंग होगा वो होगा
y इधर होता है यूजुअली और x इधर होता है। तो x के अलॉन्ग जो होगा वो px ऑर्बिटल, y के अलॉन्ग जो होगा वो py ऑर्बिटल, और जो z एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो होगा pz ऑर्बिटल। और z एक्सिस के लिए एक स्पेशल बात ये बताएंगे जो कि आपको क्लास 12 में भी काम आएगी, या चैप्टर 4 में ये ऑलरेडी बताया होगा कि pz ऑर्बिटल जो है ये अलोंग इंटर न्यूक्लियर रीजन होता है, यानी कि ये जो एक्सिस है ये एटम के न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अलाइंड होती है, यानी कि न्यूक्लियस एक्सिस भी बिल्कुल सेम ओरिएंटेशन में होती है। इसीलिए pz ऑर्बिटल को हम अलोंग द न्यूक्लियस मानते हैं। तो ये तो हो गई बात p ऑर्बिटल के कि तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, यानी कि px py और pz ऑर्बिटल्स विल बी ऑफ सेम एनर्जी क्योंकि सेम सबशेल को बिलोंग करते हैं, बट ओनली देयर ओरिएंटेशन इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ belonging to different axes. They are aligned with different axes px, py and pz. Otherwise, they all are having the same energy. Now coming to the p orbital or p subshell, it is also having the existence of nodal region, means a region in a subshell where probability of electron density is zero. ये p subshell में भी है और इसके लिए भी जो mathematical formula है वो है n-2। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए we can calculate the nodal region in p subshell 2। तो यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे p सबशेल सेकंड शेल ऑनवर्ड्स एग्जिस्ट करता है तो सेकंड शेल में क्या नोडल रीजन होगा? तो सेकेंड शेल n की वैल्यू हो गई 2, 2 माइनस 2 0, यानी कि सेकेंड शेल में नहीं है होंगे कोई भी, क्योंकि सेकेंड शेल ऑनवर्ड्स ही p का एग्जिस्टेंस है, इसलिए वहां पर कोई नोडल रीजन नहीं है। लेकिन 2p से जब हम 3p या 4p पे प्रोसीड करेंगे तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड द नोडल रीजन आल्सो इंक्रीजेस। तो अगर हम फोर्थ शेल की बात करें तो फोर्थ शेल में कितने नोडल रीजन होंगे? 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो इस तरीके से नोडल रीजन हम p ऑर्बिटल का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्बिटल, वी आर लेट अस टॉक अबाउट d ऑर्बिटल। So d orbital is a part of d subshell. D orbital is a part of d subshell, and for d subshell L value is 2 and m is having 5 solutions, -2, -1, 0, +1, +2. So as m is having 5 solutions for L value 2, so d subshell is having 5 orbitals, and these 5 orbitals naming is based on the orientation, क्योंकि 5 का orientation different है। और d के बारे में एक स्पेशल बात है कि d orbitals are also known as degenerate। क्यों? ये भी अगेन आई एम रिपीटिंग, d orbital is known as degenerate orbitals। क्यों इन्हें degenerate orbitals कहते हैं? क्योंकि यूजुअली तो इनकी एनर्जी सेम है, मतलब जब तक ये किसी एक एटम के डी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है जब तक कि वो एटम किसी और एटम से बॉन्ड नहीं बनाता है, यानी कि रिएक्शन शो नहीं करता। लेकिन जब एक एटम जिसके डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के हैं जब वो दूसरे एटम से बॉन्डिंग बनाता है तो ये डी ऑर्बिटल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिएंटेशन। तो लेट अस डिस्कस कि कैसा ओरिएंटेशन है और क्यों डिवाइड हो जाते हैं। ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स है इनका नाम है dxy, dyz और dz। ये हो गए dx² y² और ये हो गया dz। ये जो तीन डी ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz और dzx, ये तीन ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस लाई होते हैं। और dx² और dz² ये जो दो हैं ये along the axis exist करते हैं। कैसे? Let us see over here. This is the axis y and x. This is z axis. Now let us talk about dx and y. जो shape of d orbital है ये double dumbbell shape है in this manner. This is the shape of d orbital, double dumbbell shape of equal shape and size both the dumbbells. अब dxy है तो यहाँ पे दो एक्सिस के इन बिटवीन है, यानी कि x और y के बीच होगा इनका, यानी कि इस तरीके से ये दोनों डंबल x और y, यानी कि सिर्फ अगर x और y हम यहाँ पर एक्सिस बनाए
तो इस तरीके से इन दोनों एक्सिस के बीच में डी एक्स और वाई का एग्जिस्टेंस होगा। उसी तरीके से अगर डी वाई जेड की हम बात करें तो डी वाई जेड में लेट अस ड्रॉ ओनली डी वाई एंड जेड, so the orientation will be between x and सॉरी y एंड z। उसी तरीके से डी z और x यानी कि दोनों डंबल z और x एक्सिस के बीच में होंगे। ये तीनों ही ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस लाई होते हैं और इन तीनों की एनर्जी भी सेम होगी। यूजुअली तो पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है तब तक जब तक कि वो एटम जिसके ये डी ऑर्बिटल है वो बॉन्ड नहीं बना। लेकिन जैसे ही वो बॉन्ड बनाएगा ये दो पार्ट्स में टूट जाएंगे, एक इन बिटवीन द एक्सिस वाले क्योंकि ये एक ओरिएंटेशन होने की वजह से एक तरीके की बॉन्डिंग बनाएंगे और इनकी एनर्जी भी सेम होगी, और ये जो दो अलोंग द एक्सिस है इनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। तो जैसे कि अगर हमें डी जेड की बात करनी है तो डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर में ये दोनों डंबल्स जेड के अलोंग होंगे। इस तरीके से ये दोनों डंबल जेड के अलोंग होंगे। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ये दोनों डंबल इस तरीके से अलोंग द एक्सिस होंगे एक्स और वाई के। तो ये पांच ऑर्बिटल्स यूजुअली तो सेम एनर्जी के हैं, लेकिन जैसे ही एटम बॉन्ड बनाएगा ये दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, तीन इन बिटवीन द एक्सिस वाले और दो अलोंग द एक्सिस वाले, क्योंकि इनकी एनर्जी बॉन्डिंग की वजह से रिपल्जन की या बॉन्डिंग की वजह से जो रिपल्जन क्रिएट होगा उसकी वजह से दोनों की एनर्जी डिफरेंट हो जाती है एंड दे स्प्लिट, and as they split that is why they are known as degenerate orbitals। लेकिन जैसा कि हम बात करते हैं कि यहाँ नोडल रीजन की, तो पी की और इस की तरह डी में भी नोडल रीजन होंगे, लेकिन डी में नोडल रीजन दो कैटेगरी के होते हैं, एंगुलर नोडल रीजन एंड रेडियल नोडल रीजन। यानी कि यहाँ जो नोडल रीजन की हम बात करेंगे ये दो कैटेगरी के हैं, एंगुलर नोडल रीजन एंड रेडियल नोडल रीजन। as it is a double dumbbell shape and different orientation, so its density will also be become zero and functioning become zero in two ways because of difference in origin। यानी कि origin different होने की वजह से, फाइव ऑर्बिटल्स का origin different होने की वजह से यहाँ पर नोडल रीजन भी different होंगे। एंगुलर नोडल रीजन एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि एल वैल्यू के सेम होता है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होगी, वो होगी 2। हमेशा हर डी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोडल रीजन फिक्स्ड होगा। बात करते हैं रेडियल नोडल रीजन की। रेडियल नोडल रीजन के लिए फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस 1। अब ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अब जैसे कि हमें मालूम करना है कि 4D में कितने नोडल रीजन, तो इसकी वैल्यू हो गई 4, इसकी वैल्यू हो गई 2 और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो 4 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1 नोडल रीजन। तो इस तरीके से हम, और टोटल नोडल रीजन जो भी यहाँ वैल्यू आएगी वो यहाँ वैल्यू आएगी, उसको ऐड करके टोटल नोडल रीजन हम डी ऑर्बिटल के कैलकुलेट कर सकते हैं। So this was the all about shape of the orbitals and nodal region of each orbitals and subshell। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। ड्रॉबैक्स जो हमारे बोर एटॉमिक मॉडल में थे कि जीमन इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। क्वांटम ने अब तक स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन कर दिया, हेजनबर्ग भी एक्सप्लेन कर दिया, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड एटम्स भी एक्सप्लेन हो गया। अब सिर्फ दो ड्रॉबैक बचे हैं यानी कि जीमन इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई जो भी वहां पर बोर एटॉमिक मॉडल ने कहा कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में उसे रख दें तो यहाँ पर ईच लाइन फर्दर स्प्लिट हो जाती है, जैसे ये लाइन फिर से स्प्लिट हो गई। इसका आंसर ये था, ये जो ईच लाइन है ये था एमिशन स्पेक्ट्रम। क्वांटम थ्योरी में कहा ये ईच लाइन रिप्रेजेंट करती है एनर्जी ऑफ शेल, एनर्जी ऑफ शेल। ये शेल फर्दर किसमें डिवाइडेड है, सबशेल्स में, सबशेल किसमें डिवाइडेड है, ऑर्बिटल्स में। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिफरिंग एंड इलेक्ट्रॉन पोजीशन एंड वेलोसिटी इज डिफरिंग एंड रीजन प्रोबेबिलिटी इज डिफरिंग। तो एज दे हैव डिफरेंट एनर्जीज, यानी कि एक शेल डिवाइड हुई सबशेल में, सबशेल डिवाइड हुई ऑर्बिटल्स में। तो दिस वाज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन दे केप्ट अंडर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब हर शेल स्प्लिट हो रही है सबशेल्स और ऑर्बिटल्स में, यही वजह है कि ये स्पेक्ट्रल लाइन जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई, इनमें स्प्लिटिंग शो की गई
क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एग्जैक्ट एनर्जी हमें ऑर्बिटल्स की मिली फर्दर स्प्लिटिंग होने पर, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। और ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज होंगे, जैसे जैसे शेल इंक्रीज होगी वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में या इन सबशेल्स में फिल करेंगे। तो इसके लिए एक और रूल हमें जानना है, वो है हुंस रूल और ऑफ बोर रूल। ये दो रूल्स को या दो प्रिंसिपल्स को जानने के बाद ही हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसी भी सबशेल में कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑफ बोर रूल, जिसको हम आउबर रूल के नाम से भी जानते हैं। ऑफ बोर रूल सेज ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन n plus l ऑर्डर। जैसे जैसे n plus l वैल्यू इंक्रीज होगी उसी ऑर्डर में ऑर्बिटल्स भी फिल होंगे। मतलब जैसे 1s है, 1s के लिए n plus l क्या होगा, 1s के लिए n हो गया 1 और s के लिए l वैल्यू हो गई 0। भाई 1s के लिए n plus l क्या है, n मतलब नंबर ऑफ शेल और l मतलब ये सब शेल की वैल्यू। तो 1s के लिए n plus l क्या हो गया, 1 plus 0 यानी कि 1। 2s के लिए 2 plus 0 यानी कि 2। 2p के लिए 2 plus 1 यानी कि 3। जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज होंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। अब आते हैं 3s पे। 3s की वैल्यू आ गई 3 plus 0 3। तो ऑफ-बॉर का पहला रूल तो कहता है कि ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n plus l। जैसे जैसे n plus l वैल्यू इंक्रीज होंगी वैसे वैसे फिल होते जाएंगे। लेकिन अगर n plus l वैल्यू सेम आ रही है, n plus l वैल्यू अगर किन्हीं दो शेल्स की सेम आ रही है, तो पहले वो फिल होगा, फर्स्ट orbital will be filled, that one which is having lower value of n. In case n plus l value is same, then the one who is having lower n value will be filled first। यानी कि जिसकी n value कम होगी वो पहले फिल होगा। तो 2p और 3s में n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका छोटा है, 2p का, तो ये पहले फिल होगा। तो these are the two rules of which helped us in filling in orbitals। दूसरा रूल हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। भाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन शुड हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। और इसी वजह से एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल नहीं हो सकते हैं। तीसरा है हुंस रूल। व्हाट इज हुंस रूल? Hund's rule is a maximum multiplicity is being used to fill electrons in a orbital. If a subshell is having more than one orbital, then electrons will occupy all the orbitals singly first to minimize the repulsion। यानी कि जैसे s के लिए बात नहीं करेंगे क्योंकि s में तो एक ही ऑर्बिटल है, हम p की बात करेंगे। अगर किसी सबशेल में एक से ज्यादा ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त हमें ध्यान देना है कि सारे ऑर्बिटल्स पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल होंगे, तब इनमें पेयरिंग होगी ताकि इनमें रिपल्जन मिनिमाइज किया जा सके और एटम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो इन तीनों रूल्स को यूज करते हुए वी कैन explain the electronic configuration and stability। So as electron pairing will start, repulsion will be there, but using all these three principles, we can clearly explain the electronic configuration of an atom, that how to distribute. And this electronic configuration can easily be explained using these three principles। Then after electronic configuration, we need to discuss, you can say, the stability of electronic configuration, ki what is the half filled and full filled stability reason, that we'll discuss in our next class।